नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर उपस्थित हूं आप सभी के सामने एक नई जानकारी के साथ, एक नई सूचना के साथ। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों ने अभी सेट की परीक्षा दी है, तो उससे संबंधित बहुत सारी शंकाएं आपके सामने उपस्थित होंगी और आपके मन में होंगी। तो उनमें से कुछ जो शंकाएं हैं उनका निराकरण मैं करने का प्रयास करूँगा। तो कुछ शंकाएं से तात्पर्य है कि हमने सेट की परीक्षा दी है और मतलब बहुत लंबे समय से ये मांग चल रही थी कि सेट की परीक्षा की जाए। जो पिछली असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती थी उससे पहले भी ये बार बार मांग हुई थी कि पहले सेट की परीक्षा करवाई जाए और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा है वो करवाई जाए, लेकिन यह मांग नहीं मानी गई विद्यार्थियों की और जबरदस्ती असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा है वो करवा दी गई थी। लेकिन इस बार क्या है, सेट की परीक्षा पहले करवा दी गई है और बहुत से विद्यार्थी हैं जो सेट की परीक्षा में बैठे थे और उनका प्रतिशत भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितने विद्यार्थियों ने फॉर्म भरे थे, विद्यार्थियों की बात करते हैं तो लगभग 1,35,000 के लगभग विद्यार्थियों ने फॉर्म भरे थे। 1,35,000 के लगभग विद्यार्थियों ने फॉर्म भरे थे और 1,09,803 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी और 81.14 इतने प्रतिशत विद्यार्थी जो थे वो परीक्षा में बैठे थे। और इस बार का जो नियम है, नियम ऐसा बता रहे हैं, नियम ये बताया गया है कि राज्य पात्रता परीक्षा में जो अभ्यर्थी है 2017 के बाद यह नियम बनाया गया है। उससे पहले क्या होता था कि 15% जो विद्यार्थी होते थे, टॉप जो 15% विद्यार्थी है उनको सेलेक्ट किया जाता था। लेकिन 2017 से क्या कर दिया है कि केवल 6% विद्यार्थी जो टॉप पर रहेंगे, जो सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करेंगे, 6% विद्यार्थी, उनको ही क्या लिया जाएगा, उनको ही उनकी ही सेट क्लियर हो पाएगी। तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी जो मेरिट है वो अप जाने के चांस रहते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है कि जो सेट या नेट जो परीक्षा है इसको जो व्यक्ति एक बार दे देता है उसके बाद पुनः बहुत कम ऐसे विद्यार्थी रहते हैं जो इस परीक्षा में बैठते हैं। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में तो ऐसा होता है कि जो टॉप होते हैं वो चले जाते हैं, उसके बाद जस्ट उनसे नीचे होते हैं वो तैयार बैठे रहते हैं। जैसे नेक्स्ट भर्ती आती है तो वो लोग अपना दावा ठोक देते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों का अनुभव लंबा रहता है और वो लोग मेरिट को ऊंचा उछाल देते हैं। लेकिन सेट या नेट परीक्षा में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि जो विद्यार्थी एक बार सेट या नेट कर चुका होता है उसके बाद बहुत कम ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो इस परीक्षा में बैठते हैं, बार बार इस परीक्षा में नहीं बैठते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो क्वालिफाइड होते हैं या जो इंटेलिजेंट होते हैं या जो इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं वो एक बार करने के बाद रुक जाते हैं, फिर दूसरों को मौका मिलता है, दूसरे कर जाते हैं, फिर तीसरों को मौका मिल जाता है। तो इस तरह से कुछ प्रतिशत को छोड़कर बाकी नए को मौका मिलता रहता है। तो ऐसी स्थिति में इतनी अधिक मेरिट भी नहीं जाती है। तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि 2017 से क्या हो गया, 6% विद्यार्थी अब 1,09,813 बैठे हैं, तो लगभग 6,588 विद्यार्थी जो है वो पात्र माने जाएंगे। अब आपने क्या है कि पहली बात तो ये टॉप माने जाएंगे। अगर टॉप ऐसी स्थिति आती है कि टॉप पर नहीं रहे हैं तो भी क्या है कि कम से कम जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको कम से कम दोनों पेपरों में 40% अंक प्राप्त करने हैं और एससी और एसटी के लिए दोनों पेपरों में 35% जो अंक है प्राप्त करने हैं। मिनिमम न्यूनतम 35% अंक जिनके प्राप्त नहीं है, चाहे वो जैसे 6,588 लेने हैं, कुल 6,500 लोग ही सिलेक्ट हो पा रहे हैं और उसके बावजूद उसके नीचे वाले के अगर 40 और 35% का आंकड़ा वो पूरा नहीं करते हैं तो सीटें उपलब्ध होने के बावजूद भी उनकी सेट क्लियर नहीं मानी जाएगी। सेट के लिए जरूरी है जनरल के लिए 40% और एससी एसटी के लिए 35% होना जरूरी है। उसके बाद ही आप ये परीक्षा क्वालिफाई कर पाएंगे।
तो अभी ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि 6% विद्यार्थी लिए जाएंगे और अधिकतर विद्यार्थी जैसा डर रहे थे कि 6% होने की वजह से, जैसे इसमें भी लिखा हुआ है कि सेट में 6% अभ्यर्थी को ही करना है पात्र, इसलिए कट ऑफ रहेगी हाई। तो ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। जिन विद्यार्थियों ने थोड़ी बहुत मेहनत की है, अब हाई जाएगी, वो इसलिए हाई नहीं जाएगी कि 6% ले रहे हैं, वो हाई इसलिए जाएगी क्योंकि सेट का जो पेपर था वो काफ़ी आसान पेपर था। पाठ्यक्रम को देखते हुए काफ़ी आसान पेपर था। नेट की परीक्षा के हम देखते हैं, नेट की तुलना में हम देखते हैं तो भी वह काफ़ी आसान पेपर था। तो ऐसी स्थिति में मेरिट हाई जा सकती है, लेकिन उस हाई में भी कोई समस्या नहीं है क्योंकि अधिकतर विद्यार्थियों ने जो अधिकांश प्रश्न जो है वो किए भी हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, इतनी भी अधिक मेरिट नहीं जाएगी क्योंकि इसमें व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, तृतीय श्रेणी या जो प्रतियोगी परीक्षाएं अन्य जो होती है जिनके बाद आपको ज्वाइनिंग मिलती है या फाइनल जो परीक्षाएं होती है उसके जैसा कंपटीशन इसमें नहीं रहता है क्योंकि इसमें हर बार लगभग अधिकांश जो विद्यार्थी रहते हैं वो नए रहते हैं। जो पुराने विद्यार्थी हैं, जो अनुभवी विद्यार्थी हैं, जो अपने विषय का बहुत अधिक ज्ञान रखते हैं, वो विद्यार्थी इस परीक्षा में नहीं भाग लेते हैं अधिकांश, क्योंकि उन लोगों ने ऐसी परीक्षा पहले पास कर चुकी होती है। अब इसका कारण मैं बताता हूं कैसे, कि आपने देखा होगा कि बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिन्होंने नेट, जेआरएफ, पीएचडी तक कर चुके होते हैं और उसके बावजूद भी वो बेरोजगार ही घूम रहे होते हैं। कारण क्या रहता है? कारण ये रहता है कि नेट, जेआरएफ ये सब तो हो जाता है, नेट, जेआरएफ यह सब तो हो जाता है, लेकिन नौकरी जो मिलना है वो बड़ा मुश्किल है क्योंकि उसके अंदर धुरंधर बैठते हैं। नेट सेट में जो है नए लोग बैठते हैं, नए विद्यार्थी बैठते हैं, अनुभवी जो रहते हैं, जो धुरंधर होते हैं विषय के, वो इतनी बड़ी संख्या में नहीं बैठते हैं। और इसका भी मैं बता देना चाहता हूं, क्योंकि मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर चुका हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं तृतीय श्रेणी अध्यापक था, जब मैं तृतीय श्रेणी अध्यापक था तो मेरा ये था कि मैंने पीएचडी करनी है। मैंने ये तय कर लिया था कि मैंने पीएचडी करनी है। तो मैंने जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम निकला था उसमें मैं उसमें बैठा और मेरा वो क्लियर हो गया। तो उसके बाद ये तय हुआ कि हाँ आप पीएचडी में पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन पीएचडी तो कर सकता हूँ, लेकिन समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि यूनिवर्सिटी से जब मैंने बात की तो वहाँ से मुझे यह बताया गया कि आपको अनुमति लेकर ही आना होगा। शिक्षा विभाग से आपको अनुमति लेकर ही आना होगा। आप अनुमति लेकर आएंगे तभी आपकी फीस जमा होगी, नहीं तो आपकी फीस जमा नहीं होगी। ऐसी स्थिति में मैंने बार बार प्रयास किया, लेकिन अनुमति इतनी आसानी से मिलती नहीं है और इतने कम समय में तो बिल्कुल नहीं मिलती है, क्योंकि अनुमति शिक्षा विभाग में बीकानेर से ही, निदेशालय से ही एक बड़े स्तर से अनुमति मिलती है। और उसकी प्रक्रिया ये है कि आप सीबीओ, मतलब आपने विद्यालय से, विद्यालय के बाद सीबीओ, सीबीओ के बाद जिला लेवल पर, जिला लेवल के बाद फिर इस तरह से ये जो फाइल है इस तरह से चलती है, तो उसमें समय लग जाता है। और वहाँ से मुझे ये कहा गया कि जब तक आप अनुमति नहीं लाएंगे आपकी फीस जमा नहीं होगी। तो ऐसे स्थिति में मुझे ऐसा लगा कि मुझे जो तृतीय श्रेणी अध्यापक की जो नौकरी है वो छोड़ देनी चाहिए और छोड़कर पीएचडी, मैंने ये तय कर लिया कि मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा और मैं सीधे करूंगा। तो मैंने इसके लिए जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से जो प्रोफेसर है उनसे मैंने जैसे ही बात की तो उन लोगों ने मुझे समझाया कि बेटा जो पीएचडी है इसमें ऐसा कुछ नहीं है, यह एक उपाधि है और अभी आप युवा हो, आप में जोश है और आप चाहते हो कि पीएचडी करें, लेकिन जो आपको रोजगार उपलब्ध हो रखा है वर्तमान भौतिक युग के अंदर वो बहुत अधिक मायने रखता है। आप उस नौकरी को न छोड़ें। अगर पीएचडी छूटती है तो छोड़ दीजिए। तो मैं भी आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर जो नेट होती है, सेट होती है, इतना बड़ा
इनका कोई रोल नहीं रहता है। रोल अगर रहता है तो आपकी नौकरी का रहता है, रोजगार का रहता है। और जब रोजगार पास में होता है तो बहुत सारे रोजगार अपने आप आते रहते हैं। जैसे होता है ना पैसा, आपके पास पैसा होता है तो पैसा पैसा को कमाता है, इस तरह से कहते हैं। तो जैसे ही बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को कि सेट परीक्षा में जिन साथियों ने मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी इच्छा के साथ, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ जिन्होंने परीक्षा दी है और जिन्होंने बहुत अधिक प्रयास किया है, उन सभी साथियों का इस परीक्षा में सफलता प्राप्त हो। मेरी तरफ से आप सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको क्लास उपयोगी लगे तो आप इस क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रयास रहेगा कि अब जो क्लासें हैं वो लगातार लगेंगी। वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता का जो पूरा पाठ्यक्रम है वो करवाने का प्रयास किया जाएगा। इस बार किसी भी प्रकार का कट अपनी क्लासों में नहीं लगने वाला है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।